नमस्कार दोस्तों। जो कल पेपर हुआ है 10 फरवरी 2024 को क्लास 11 और क्लास आपके 9th का नवोदय का पेपर हुआ है। यहाँ पर अपन आंसर की देखने वाले हैं क्लास 11th का जो पेपर हुआ है उसकी। और उससे पहले मैं बता दूं कि आपका चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम को, दोनों का पेपर एक ही साथ सम्मिलित रूप से है। यानी आपको एक साइड इंग्लिश मीडियम का दे रखा है तो दूसरी साइड क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम का। मैं हिंदी मीडियम वाले प्रश्नों पर टिक यानी उसके उत्तरों पर मैं टिक करते जा रहा हूँ आंसर पर। आप इंग्लिश मीडियम से अगर है तो आप इंग्लिश मीडियम वाला वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए दोनों कंपेरिजन करके। तो अपन आज की आंसर की कक्षा 11th की यहाँ पर पीडीएफ है, थोड़ी लेट मिली है, उसके कारण आंसर की आपकी यहाँ पर इस यूट्यूब पर आपको थोड़ी सी लेट हो रही है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि जो आंसर की बनाई है वो हर सब्जेक्ट वाइज टीचर होता है उसी से बनाई गई है। तो इस आंसर की को बनाने में पूर्णतः सावधानी बरती गई है। अगर फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, और किसी भी क्वेश्चन पर आपको डिस्कशन करना है तो ज़रूर आप कमेंट करें भाई इसमें ये होगा आंसर। जो भी आपका अगर डाउट रहता है तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं कक्षा 11 की जो आंसर की है उसमें। उससे पहले मैं जैसे आप सभी का एसबीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं और आंसर की, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर सबका अच्छा हुआ होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं एक भगवान से ऐसी आशा करता हूं। ये और आपका जो पेपर हुआ है उस पेपर आंसर की मिलाने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो जरूर आप एक बार कमेंट करके बताइए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि वो उनको भी मालूम पड़े कि मेरे कितने नंबर पड़ रहे हैं, आपके दोस्त के कितने बन रहे हैं। और वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, लाइक कमेंट और शेयर। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अपन बगैर देरी किए अपन आंसर करते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की अपन व्याख्या नहीं करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट के माध्यम से मैं कमेंट पढ़कर आपको जरूर जवाब दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर पहला पार्ट आपका कक्षा 11th का जो है वो है रीजनिंग का पार्ट है। तो सेक्शन आपको रीजनिंग यहाँ पर दोस्तों पहले बता देता हूँ, पीडीएफ एकदम क्लियर नहीं मिली है क्योंकि किसी से मंगवाई है तो उसने थोड़ी सी पिक ली है तो उस टाइम उसने साफ एकदम क्लियर नहीं लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इस प्रश्न नंबर 1 और 2 में आपको ये बताना है कि इन आकृति जो आपको एक आंसर इसमें आकृति दे रखी है साइड में, इस आकृति में कौन सा इन चारों भागों में से कौन सा भाग जोड़ा जाए ताकि ये आकृति कंप्लीट हो जाए। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा वो आपका होगा डी वाला ऑप्शन, डी वाली आकृति इसको कंप्लीट कर देगी। और क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आपका आंसर होने वाला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ए हो जाएगा। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको आकृतियों का उसी क्रम में आपको क्या करना है, चेंजिंग करना है। जिस प्रकार इसमें घुमाया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, इसको इससे घुमा के यहाँ पर ऐसे करते हैं। तो इस आकृति को घुमाएंगे तो कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पर। तो 5 और 6 पर आपको ये बताना है कि इस 4 में से 5 एक आकृति आपको यहाँ पर दे रखी है। इस आकृति को आपको त्रिभुज बनाना है, वृत्त बनाना है, ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्किल बनाना है। तो इनमें से कौन सा भाग ऐड करें ताकि ये एक ट्राइंगल बन जाए या स्क्वायर बन जाए या सर्किल बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका डी होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका ए होने वाला है। कौन सा होने वाला, ए होने वाला। इसी प्रकार अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि दर्पण में ये कैसा दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका डी होने वाला है। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर आपका डी होने वाला। कौन सा होने वाला दोस्तों, डी होने वाला है। फिर अपन क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर एक कागज को फोल्ड किया गया है। कागज को फोल्ड करके आपको क्या करना है, उसकी कटिंग करनी है। पहले इस प्रकार फोल्ड करना है, फिर वापस इसको इस प्रकार फोल्ड करना है, फिर यहाँ पर दो यहाँ पर कट लगाए और एक छोटा सा कट यहाँ पर लगा दिया है। तो अब कागज को वापस खोलेंगे तो कागज कैसा दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा आपका आंसर नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। कौन सा, डी वाला। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है।
25 दिसंबर 2021 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, तो क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर लगा सकते हैं। तो 25 दिसंबर 2021 को शनिवार था, तो आपको 1 जनवरी 2023 का कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन था ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका, यानी टोटल अपन इसके बीच के दिन गिनेंगे, उसमें 7 से डिवाइड करेंगे और शेष बचेगा उतने ही अपन आगे चल जाएंगे। तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला ऑप्शन, रविवार हो जाएगा। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दे देखें कि आज के दिन बुधवार है, तो 84 दिनों के पश्चात कौन सा दिन होगा। 84 दिनों के पश्चात कौन सा दिन होगा, तो 84 को अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड होता है, तो इसका मतलब आपका आंसर होगा उसी दिन 84 दिन बाद में बुधवार होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं पार्ट 7 में आपको कुछ आकृति ऐसे दे रखी है। तो पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 13 में जो ये आकृति दे रखी है, ये आकृति किस आकृति में सम्मिलित है, इन चारों में से किस में सम्मिलित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी वाला। डी वाले में आकृति आपको यहाँ दिखाई दे रही है। और फिर क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर अपन 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। ये आकृति किस में छुपी है, डी में छुपी है। किस में छुपी है, डी में। फिर अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कूट भाषा से संबंधित जो क्वेश्चन आए, एगियर को विजिट ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बोर्ड को कैसे लिखेंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला, YLIVW लिखेंगे, YLIVW ये लिखेंगे इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको कूट भाषा से संबंधित जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर एक निश्चित कूट भाषा में अर्थ को रेन्यू लिखा जाता है, RENEGU लिखा जाता है, तो हेल्थ को कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, URNYGU, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है लैंग्वेज यानी साइड से संबंधित, दिशा से संबंधित है। तो कुणाल घर मुरली के एक दक्षिण में स्थित है, पार्क मुरली के घर के पूर्व दिशा में स्थित है, रवि का घर के पार्क में उत्तर में है, रवि के घर के पार्क से दूरी उतनी है जितनी मुरली के घर से कुणाल के घर की है। तो रवि का घर मुरली के घर से किस दिशा में है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डायग्राम बना के अपन निकालेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका आएगा 17। तो 17 वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। कौन सा आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा, वो आएगा उत्तर पूर्व वाला। कौन सा आएगा, उत्तर पूर्व, ए होगा इसमें। यहाँ पर ऑप्शन 18 का देख लिया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 का आंसर है वो आपका आएगा ए वाला ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो आएगा आपका बी वाला ऑप्शन। कौन सा आएगा, बी वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है कि इनका उपयोग करते अपन कौन सी आकृति बना सकते हैं, कौन सी बनी हुई है, यहाँ पर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो आपका आंसर होगा, यानी इन आकृति का उपयोग करके अपन कौन सी आकृति बना सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका सी होगा। तो ये था आपका इंग्लिश का रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग के पार्ट के बाद में अपन चलते हैं इंग्लिश वाले पार्ट पर। तो इंग्लिश वाले पार्ट में अपन देखते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ये आपको पहले बताता हूँ कौन सी श्रेणी है, एम वाली श्रेणी है। तो ध्यान रखना आपके क्वेश्चन अलग अलग क्रमांक पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है, पैसेज को आपको पढ़ना है और उसका आंसर देना है। और पैसेज बता देता हूँ मैं, यूनाइटेड वी, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ ताकि आपको अंदाज लग जाए कौन सा पैसेज है। यूनाइटेड विल स्टैंड, डिवाइडेड विल फॉल, तो यह आपका पैसेज है। तो वीज फेवराइट प्रोवेब डेट कंप्लीट वी टू, तो पैसेज पढ़ना और उसका आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन एग्री विथ द व्यू एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज डेट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर आपका बी वाला होगा। कौन सा होगा, बी वाला, वी आर स्ट्रोंगर व्हेन वी आर टुगेदर, वी आर स्ट्रोंगर व्हेन वी आर टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 22 पर अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, क्वेश्चन नंबर चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रीजन ऑफ द बीइंग कीप्ट अंडर फॉरगन रूल फॉर द लॉन्ग टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी, लेक ऑफ यूनिटी, लेक ऑफ यूनिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा आपका स्टेड द करेक्ट ऑप्शन दैट इज अपोजिट टू द नेचुरल फीलिंग ऑफ द सिंसियरिटी एंड द लॉयल्टी टवर्ड्स द नेशन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका सेलेक्ट द ऑप्शन चूज इन मीनिंग टू द चैलेंज इट यूज इन द पैसेज। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपको, स्टेबलाइजेशन इन द कंट्री कैन बी अचीव्ड ओनली इफ द कंट्री मीन आर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका ऑप्शन होगा सी वाला यूनाइटेड। क्वेश्चन नंबर 26 पर अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन द कंप्लीट द स्टेटमेंट द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइंस द यूनिटी ऑफ ए नेशन इज। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा वो दोस्तों आपका होगा बी वाला ऑप्शन, ए फीलिंग ऑफ सिंसियरिटी एंड लॉयल्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो क्वेश्चन नंबर 27 पर अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दूसरा पैसेज, आपको 27 से 30 पर आपको एक पैसेज देकर, पैसेज थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको अंदाज बन जाएगी कौन सा पैसेज है, क्योंकि ये इसमें थोड़ी क्लियरिटी कम है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड द फिंगर्स ऑफ द 5 years साइकिल ऑफ इंडिया टाइगर सेंसस टू 2022 रिवीलिंग 6.7% इंक्रीज इन द फर्स्ट 4 years। ये आपका पैसेज है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको आंसर देना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 27, इस पैराग्राफ में आपको पहला एक ही क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, कैमरा ट्रैप्स वी आर सेटअप इन द फॉरेस्ट और द टाइगर्स, विच द फॉलोइंग वर्ड्स कैन करेक्टली फिल इन द ब्लैंक इन द अबाउ सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका आंसर होने वाला डी, कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा फोटोग्राफ। कौन सा हो जाएगा, फोटोग्राफ। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 28 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका जो आंसर है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ देता हूं ताकि आपको पढ़ने से सुनने से आपको क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन कौन सा है। आपको मानो क्लियर नहीं दिख रहा है तो 97 कंट्रीज बिकेम मेंबर्स ऑफ IBCA बिकॉज। तो 28 का जो आंसर है वो आपका होने वाला ए होने वाला, वन और मोर ऑफ द बिग कैट्स आर फाउंड टू हैबिट देयर। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 28 के बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है 29, हाउ कैन बी सस्टेन द टाइगर पॉपुलेशन। तो इनमें से कौन से कथन आपको जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो सही है। तो 29 का जो आंसर होगा आपका, ये कथन आप पढ़ लेना। तो 29 का जो आंसर होगा वो आपका होगा डी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, 2, 3 एंड 5, 2, 3 और 5, यानी 2, 3 एंड 5 ओनली, ये आपका सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 वो इसमें आपको शायद अपोजिट पूछा है। तो अपोजिट आपको किसका पूछा है, द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड वन इज। तो आपको एक क्वेश्चन नंबर किसका वर्ड पूछा है, वेरिएबल का अपोजिट, इसका वेरिएबल का आपको अपोजिट पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो इसका अपोजिट होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, लाइकली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लाइकली। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 पर अपन पहुंचते हैं। तो आइडलेंस एंड लग्जरी, पॉवर्टी एंड वायलेंस। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होने वाला वो आपका बी वाला ना, ब्रिंग अबाउट। कौन सा होगा, ब्रिंग अबाउट। फिर क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 30, एक्सपेक्ट दैट आई गेट ए फर्स्ट क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा वो आपका होगा सी वाला, वुल्ड आएगा। कौन सा आ जाएगा, वुल्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आप जो आंसर होगा वो आपका होगा द ट्रेन हैड जस्ट कम टू ए हाल्ट व्हेन द प्लेटफॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, रीच्ड। कौन सा हो जाएगा, रीच्ड। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 34 पर चलते हैं, 34। क्वेश्चन नंबर 34 पर जो अपन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 34 है, आपको क्लियर नहीं दिखेगा, मैं पढ़ देता हूँ। द शीप विथ इट्स स्टू इनटू द पार्ट लास्ट वीक। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा वो आपका होगा सी, हेड इलेज्ड। कौन सा हो जाएगा, हेड। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, इधर देख लेते हैं अपन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपका होने वाला सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन ऑप्शन सी मिला लेना। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है क्या वर्ड लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 35 आपका है दोस्तों द वर्गेन ऑफ सिन डेथ। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा आपका होगा सी, इसमें क्या आएगा, इज आएगा। कौन सा आएगा, इज। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, आई कैन नॉट कंप्लीट द पेपर आई हैव टाइम लेफ्ट। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी, लिटल आएगा। कौन सा आएगा, लिटल। क्वेश्चन नंबर 37 पर अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपको यहाँ पर दिख रहा है, रीअरेंज द पार्ट्स द मेक ए कोहेरेंट द सेंटेंस। तो सेंटेंस आपको अरेंजमेंट करना है, कौन सा पहला आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। कौन सा, सी वाला ऑप्शन। पहला आपको 2 सेकंड वाले को, फिर 4 वाले को, फिर फर्स्ट वाले को, फिर 3 वाले को स्टेटमेंट को रखे तो कंप्लीट ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद में अपन चलते हैं 38 पर। 38 पर आपको दे रखा है, चूज द ऑप्शन
विच आइडेंटिटी एरर इन द फ्लोइंग सेंटेंस इच ऑफ 3 बैंक्स आर अवेलेबल इन दिस स्टोर। तो एक साइड में आपको एरर दे रखा है, एक साइड में आपको करेक्शन दे रखा है, तो क्या आपको सही है? तो आपका आंसर 38 का जो आंसर होगा वो आपका होगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा? सी वाला, आर और इज वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 39 पर अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 पर आप रीड द कन्वर्जेशन गिवन बिलो एंड वी चूज द रिप्लाई गिवन बाय स्वामी विलेज व्हाट कैन वी डू यू सर्वे यू। स्वामी ब्रिंग वी विलेजेस, और दूसरा है स्वामी ब्रिंग्स मी ए ग्लास ऑफ मिल्क। तो कौन सा सही है इसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर होगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। कौन सा होगा? सी वाला, टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ मिल्क। और क्वेश्चन नंबर आपका इंग्लिश का जो लास्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि इंग्लिश की पीडीएफ जो आपने फोटो देख रहे हैं वो थोड़ी सी क्लियर नहीं है, इसलिए थोड़ी यहाँ पर साफ नहीं दिख रही है, तो मैं इसलिए यहाँ पर आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि आप अंदाज लगा सके कि ये कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर आपका 40 यानी इंग्लिश का जो लास्ट का है वो है आपका रीड द कन्वर्जेशन गिवन बिलो द बिटवीन बी पुलिसमैन एंड राम एंड चूज द रिप्लाई गिवन बाय राम। तो पुलिसमैन वेयर आर यू गोइंग राम। तो राम क्या कहता है? कैन यू टेल मी दे वे देहरा। तो राम आस्क्ड द पुलिसमैन को क्या आंसर दिया होगा? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ए वाला ऑप्शन, इफ ही कुड टेल हिम द वे टू देहरा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी इंग्लिश की। और इंग्लिश के बाद में अपन चलते हैं दोस्तों अगले पार्ट साइंस का। थोड़ा साइंस का पार्ट बहुत ही, मैं मान सकता हूँ कि साइंस का पार्ट है थोड़ा सा, मान लो इसको इतना इजी भी नहीं कहेंगे और इतना कठिन भी नहीं कह सकते, क्योंकि थोड़ी सी साइंस लेवल की आई है। तो साइंस में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके 20 में से वो ज़रूर बताना दोस्तों। तो ये आपका साइंस का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर साइंस का पार्ट है 41, यानी क्वेश्चन नंबर 41 में जो आपको क्वेश्चन नंबर 41 में आपको पूछा है एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, केमिकल रिएक्शन को आपको सेटिस्फाइज करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ पर संतुलित समीकरण को आपको संतुलित करनी है। यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ बी दे रखा है, H2 से पहले यहाँ पर सी दे रखा है, यहाँ पर आपको डी दे रखा है। तो ए बी सी डी की वैल्यू संतुलित करने के बाद इस समीकरण को क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर होगा आपका वाला सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी वाला, 3 4 1 4 इनकी वैल्यू आएगी। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 42 पर चलते हैं। अगर ऐसे वीडियो अपन बनाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा, इसलिए दोस्तों मैं आपको फटाफट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित जलीय लवणों में से उस लवण का चयन कीजिए जिसके प्रत्येक अणु के साथ संबंध सामान्य ताप पर जल कहे जाने वाले जल के अणु की संख्या न्यूनतम होगी। तो वो कौन किसके साथ न्यूनतम होगी? कैल्शियम सल्फेट के साथ। तो इधर आप इंग्लिश वाला भी देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर जूम कम कर देते हैं ताकि आपको इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी आपको सही ढंग से दिख पाए। तो इसका आंसर होगा आपका कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 43 यानी क्वेश्चन नंबर 43 है। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपको है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर होगा सी वाला। कौन सा होगा? एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और कैथोड के निकट सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। और फिर क्वेश्चन नंबर अपन 44 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपका है जब किसी खवत नलिका में लेड नाइट्रेट लेकर उसे बुलिंसन बर्नर पर गर्म करते हैं तो विखंडित हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर होगा वो ए वाला होगा, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विखंडित हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला। फिर क्वेश्चन नंबर पर 45 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 में आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से आयनिक यौगिकों का समूह आपको चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा ए वाला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक यौगिक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर आपको 46 में आपको पूछा है बेंजीन की जो संरचना होती है उसमें अणु में होते हैं कितने एकल बंध होते हैं, कितने द्विबंध होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर होगा आपका डी वाला, 9 एकल बंध होंगे और 3 द्विबंध होंगे, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 47 जो पूछा आपको निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज प्लास्टिक वसा को पचाता है, जठरीय ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन श्लेष्म युक्त में होती है। तो ये और यह आपका 2 और 3 से ये ट्रिप्सिन प्लास्टिक वसा को करता है, यह आपका गलत हो जाएगा। और लाइपेज लाइपोहाइड्रेट को पचाता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा 1 2 3। कौन सा हो जाएगा? 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 के बाद में क्वेश्चन नंबर अपन 48 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, क्वेश्चन नंबर 48 थोड़ा सा जूम कम कर देते ताकि इंग्लिश वाला पार्ट भी आपको दिखता रहे, इंग्लिश मीडियम वाले को दिक्कत ना हो।
तो धमनियों की संरचना प्रकार के बारे में सही विवरण है। तो क्वेश्चन नंबर धमनियों के बारे में कौन सा कथन सही है ये पूछा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर होगा मोटी प्रत्यास्थ भित्तियां वाल्व युक्त रुधिर उच्च दाब प्रवाहित होते हैं, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। ये धमनियों का कार्य है, धमनियों की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 49 पर अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपको थायरोक्सिन हार्मोन संबंधी निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ए। एक कथन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 2 3 सही है, बाकी चौथा गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 50 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपको पूछा है। क्वेश्चन नंबर 50 में लैंगिक प्रजननकारी जीवों में प्रजनन के दौरान जो लक्षण उन जनकों से संततियों में संचित होते हैं वे दर्शाते हैं, जनकों के साथ समानताएं और विभिन्नताएं दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 51 पर चलते हैं, मटर से संबंधित है। तो मेंडेलीव का जो नियम है वो है, 2 मटर के पौधे जिनमें से एक झुर्रीदार पीले बीज प्रदान करता है, दूसरा गोल हो बीज प्रदान करता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 51 यानी 51 है। तो इसका आंसर आपका 51 का जो आंसर होगा वो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 52 पर। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, एक मोमबत्ती की लो 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण के सामने इसके मुख्य एक्स पर रखा गया। यदि दर्पण की दूरी से लीटर की दूरी 60 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की दूरी से लोक के प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए अनंत। कैसे होगी? अनंत हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको लेंस से संबंधित एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 53, किसी गोलीय लेंस के आवर्धन के लिए फोकस दूरी f, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बीम की दूरी u के पदों में व्यंजक है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर आपका होने वाला दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, m बराबर f अपॉन यू प्लस f आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है वो अपन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पक्षबाबी सिलेरी पेशियां नेत्र में प्रविष्ट होने वाले प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन को समझित करती है। जरा दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र का दोष संशोधन ट्यूबोक्सी लेंसों द्वारा किया जाता है। समकुच कांच के प्रिज्म से गुजरते समय बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्यतः नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, जबकि प्रकाश बड़े आकार के कणों से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो इन चारों में से कथन कौन से सही है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका आंसर होने वाला दोस्तों, आपका आंसर होने वाला है सी वाला ऑप्शन। कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन का मतलब है यहाँ पर आपका तो तीसरा वो गलत है, बाकी 1 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 2 और 4। फिर क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 54 के बाद में क्वेश्चन नंबर 55 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 55 में आपका जो आंसर होगा दोस्तों, केंद्रिक सी आवेशहीन पिंड में से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो इस प्रकार पिंड द्वारा उपार्जित आवेश कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 + 1.6 × 10⁻⁹ कूलम आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 56 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। 10 की पावर ओम के 6 सर्वसम प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा गया है कि एक षष्ठभुज ABCDEF की भुजाएं बनाते हैं। तो आपको षष्ठभुज बनाना है और इसका संयोजन और धारा शीर्ष ए से डी की ओर बाहर जाए तो संयोजन द्वारा प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 15 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 ओम, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, आपको यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर होगा वो होगा 3 प्रतिरोधक R1 R2 R3 दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आपका आंसर होगा वो बी वाला होगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। तो क्वेश्चन नंबर बी में आपको दे रखा है, इस डायग्राम से अपन देखेंगे तो R2 बराबर R3 और R1 बराबर 1/2 R3 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 58 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 थोड़ा सा आपको साफ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। 58 क्वेश्चन है, हमारे देश में घरेलू विद्युत की आवृत्ति 220 वोल्ट से और पर की जाती है, जिसकी दिशा प्रत्येक 1/50 सेकंड में परिवर्तित हो जाती है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन से कथन सही है, कौन से गलत? तो क्वेश्चन नंबर 58 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र गतिशील अवदेशों के अन्योन्य क्रिया करते हैं। ये दूसरा आपका कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर है वह आपका होने वाला ए वाला ऑप्शन। कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन। केवल 1 और 2 कथन सही है और बाकी गलत है, 1 और 2। फिर क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। तो आपको कुछ यहाँ पर दे रखे हैं,
तो क्वेश्चन नंबर 59 पर आपको दे रखे हैं निम्नलिखित समूह पर विचार उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी अपघटक रेयन रेशम कपास नायलॉन नायलॉन पॉलिस्टर पॉलीथीन टीडीटी ये आपको दे रखा है। तो इनमें से आपको पूछा है कि इनमें अजैव निम्नकरणीय अजैव निम्नकरणीय यानी जिसका अपघटन नहीं होता है, सरलता से अपघटन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर होने वाला आपका ए वाला 3 और 4 का जैव निम्नीकरण मध्य जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी इसका सरलता से विखंडन नहीं होता 3 और 4 का। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 60 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 पर होता है आहार श्रृंखला में यदि सर्प द्वारा बाज को हस्तांतरित ऊर्जा 5 किलो जूल है तो टीडी द्वारा उत्पादक से प्राप्त तो प्रत्येक के बीच में 10% का लॉस होता जाता है। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपका ऑप्शन नंबर सी 5000 किलो जूल। फिर अपन अगले पार्ट सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस पर चलते हैं। तो सोशल साइंस का जो पार्ट है वो आपका है नीचे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन तक है। तो यहाँ पर आपको सोशल से संबंधित जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है तो क्वेश्चन नंबर 61 पहला क्वेश्चन आपके दो कथन दे रखे हैं, एक कभी कथन ए दे रखा है, दूसरा उसका कारण दे रखा है। पहला कथन है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और इसका कारण है ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों को जेल से रिहा करने की गांधी जी की मांग को स्वीकार कर लिया। तो 61 का जो आंसर आपका होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अभिकथन ए और कारण दोनों सही है परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आपका होने वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 62 में अपन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन तो बहुत शानदार थे। सामाजिक के अपन इतना इजी भी नहीं बोल सकते और इतना कठिन भी नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसा पेपर बनाए हैं क्यों कथन वाले पेपर बनाए। तो क्वेश्चन नंबर 62 आपके कितने बन रहे जरूर दोस्तों कमेंट करके बताइए। 62 में आपका जो आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन 62 है ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। कोची में पहली तमिल पुस्तक का प्रकाशन, संवाद कौमुदी का प्रकाशन, बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन, संशुल अखबार का प्रकाशन, यानी किसका पहले हुआ है किसका बाद में प्रकाशन है उसको व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 63 पर अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 पर आपका मशीनों उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारतीय सूती उत्पादों के दबदबे का क्या कारण था। तो इसमें आपका दबदबे के कारण था भारत में पैदा होने वाले कपास महीन किस्म के थे, इसके कारण कपड़े के क्षेत्र में क्या था दबदबा था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 64 आपका जो है वह फ्रांसीसी क्रांति से निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव हुआ है, यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई उससे कौन सा बदलाव है। तो 64 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकल कर नागरिकों को समूह में हस्तांतरित होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होने वाला है। और फिर नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 65 में आपको दे रखा है नीचे दिए गए प्रश्न दो कथन अभिकथन और कथन दूसरा ए दूसरा उसका कारण दे रखा है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में अमेरिका में हुई और फिर विश्व बैंक की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर होगा आपका बी वाला होगा। कौन सा हो जाएगा बी वाला। तो ऑप्शन बी अपन देखते हैं। तो बी क्या कहता है ऑप्शन नंबर बी कहता है अभिकथन ए और आर दोनों सही है परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 66 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 66 में आपको कुछ यहाँ पर कथन दे रखे हैं। तो कथन को आपको पढ़ना है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा हुई, सम्मेलन के में हितों का विश्व सहयोग की बात की गई, सम्मेलन में भूमंडलीय धन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई, इस सम्मेलन के एजेंटों को विश्व के नेताओं ने अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हस्तांतरित किया। तो यहाँ पर इन कथनों में से कौन से कथन सही है वो आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होने वाला आपका सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। 1 2 3 सही है, पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा चौथा आपका सही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 67 में अपन देखते हैं कथन आपको दे रखे हैं। तो कथन आपको दे रखे हैं जूट औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है, जूट का उपयोग बोरिया चटाई रस्सी आदि बनाने में किया जाता है। तो कथन दोनों सही है यहाँ पर। तो इसका उपयोग किया जाता है जूट के बारे में जो दे रखे हैं अभिकथन दे रखा है वो भी सही है, उसका कारण दे रखा है वो भी तो सही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर इसका इनमें और भी उपयोग में होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 60 से ना आपका बी वाला ऑप्शन होगा। अभिकथन ए और कारण दोनों सही है परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 67 पे बाद में क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 में भी आपको कथन दे रखे हैं। नीचे दिए गए प्रश्न अभिकथन ए और अभिकथन आर दे रखे हैं। भारत में सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है और भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर होने वाला आपका ए होने वाला। अभिकथन ए और दोनों सही है एवं कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करती है। उष्णकटिबंधीय देश है तभी तो सौर ऊर्जा का की असम संभावनाएं यहाँ पर है हमारे देश में। फिर क्वेश्चन नंबर
69 का जो आंसर आपको है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रेल के परिवहन की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित करता है? तो 69 में जो आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला। युवा देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उत्तरदायी है, यानी ये देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका आंसर अपन यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा आपका यहाँ पर 1 और 3, ये कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होता है, ये कच्चे माल को अधिक मूल्यवान तैयार माल में परिवर्तित करता है। यहाँ पर 2 आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 71 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, बेल्जियम के सदर में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? किसके सदर में? बेल्जियम के कथन सदर में। तो क्वेश्चन नंबर 71 यानी क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा डी, बेल्जियम के बहुसंख्यवाद की नीति का चयन किया, ये इसके लिए कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर अपन 72 है, जोड़ों में विषम की पहचान करनी, यानी कौन सा बेमेल है, मिलावट सही ढंग से नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, 7 आकर्षण बनाना बेल्जियम का एक कथन, यह आपका बेमेल है यानी विषम है। फिर क्वेश्चन नंबर 73 में फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है, और मिलान करने में धर्म संप्रदाय की श्रेष्ठता का प्रमुख आधार, जाति संप्रदाय का प्रमुख आधार, धार्मिक आस्था के लोगों के बीच भेदभाव का आधार नहीं हो सकता, अधिकारों अवसरों के मामलों में स्त्री और पुरुष बराबर है, तो ये आपको दे रखा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। कौन सा होगा? डी वाला, यानी 1 को सी से मिलाना, 2 को डी से, 3 को बी से, 4 को ए से मिला देना, तो आपका आंसर डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी वाला ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर डी। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 74 पर अपन चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कथन दे रखे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं विभिन्न सामाजिक विभागों के सामंजस्य स्थापित करती है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सामाजिक अंतर और टंकन को बनाने का गुण रखती है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए वाला ऑप्शन। कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन। अभी कथन ए सही है, परंतु कारण आर इसका गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर अपन आगे चलते हैं 75 पर, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में किससे भारत के क्षेत्र में पार्टी का दर्जा प्राप्त है? क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो ये राष्ट्रीय पार्टी, ये भी राष्ट्रीय पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल ये क्षेत्रीय दल का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 76 में आपको विश्व विकास रिपोर्ट 2017 दे रखी है, और क्वेश्चन नंबर 76 में आपको बताना है कि रिपोर्ट दे रखी है, यूएसए 2020 प्रतिवर्ष उससे अधिक है, समृद्ध देश है, यूएसए के प्रतिवर्ष या उससे कम है, निम्न आय वाले देश है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर, समृद्ध देशों की प्रति व्यक्ति आय निम्न आय वाले देशों से अधिक है, समृद्ध देशों की प्रति व्यक्ति आय निम्न आय वाले देशों से अधिक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। फिर 77, तो 77 में आपको रघु के परिवार के पास 3 हेक्टेयर अशिक्षित भूमि है, उसके परिवार के सभी 5 सदस्य भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं, इसके परिवार के केवल 2 सदस्य भी इसी भूमि पर कार्य करें तब भी कुल उत्पादन नहीं घटेगा। रघु के परिवार के कुछ सदस्य किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर कौन सी बेरोजगारी हो जाएगी? तो डी ऑप्शन, पर्सनल बेरोजगारी। इस बेरोजगारी को अपन क्या कहते हैं? पर्सनल बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल बेरोजगारी। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 78 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी दिन 2000 के सदर में सही है। तो इसके सदर में क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी, रोजगार उपलब्ध न करवाने बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान यहाँ पर किया गया, 200 का यहाँ पर नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर, आपको उपयुक्त स्थिति संवर्धक कर्णधार की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर मानसी दिल्ली में स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के दफ्तर में काम करती है, ये खरीदने के लिए यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं दिया, तो 79 का आंसर मानसी ऐसा एक पैराग्राफ दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो आंसर होगा आपका डी वाला होगा, नए घर के कागज। कौन सा होगा? नए घर के कागज। फिर क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट क्वेश्चन है एसएस का। तो उत्पादकों को वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव के समय निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो कथन 4 दे रखे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 80 जो आपका है वो है आपका, उत्पादकों के लिए घरेलू बाजारों से आगे पहुंचने का अवसर पैदा करता है, ये आपका सही है। रोजगार के अवसर सर्जित करता, सही है। और नई तकनीकों को प्राप्त करता, सही है। बाजार में एकाधिकार बढ़ाती है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका था एसएस, और एसएस के बाद में अपन अगले 5वें पार्ट पर चलते हैं। 5वें सेक्शन में आपको दे रखा है मैथमेटिक्स यानी गणित। तो आपके हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि नवोदय का जो पेपर होता है हर मिनिमम क्राइटेरिया कर रखा है, हर पार्ट में आपको मिनिमम नंबर पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। तो हर पार्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो एक पार्ट में कहीं फेल हो रहा है, कोई 95 नंबर प्राप्त करा लेकिन एक पार्ट में फेल हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें फिक्स किया हुआ है कि कितने नंबर आपको मिनिमम 40% आपके लिए अनिवार्य है। हर सेक्शन पार्ट में आपको अलग अलग पास होना जरूरी है। अब अपन देखते हैं मैथ का पार्ट है, तो लास्ट सेक्शन पार्ट है।
तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कम से कम एक आंसर की बनाने में। आपको तो पता ही होगा पीडीएफ बनाना, इसके लिए आंसर ढूंढना, किसी को दूसरे दोस्तों के साथ, दूसरे सर के साथ सामंजस्य करके उससे आंसर करवाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। इसलिए ज़रूर दोस्तों ये वीडियो बहुत ही कठिन काम है बनाना, तो दोस्तों ज़रूर लाइक ज़रूर बनता है आपका। तो अब अपन देखते हैं मैथमेटिक्स का जो पार्ट है। तो सबसे पहले पार्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, 2 माइनस 2 रूट 2। मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर 2 दे रखा है, फिर माइनस रूट 2। आपको एक क्या पूछा है कि ये क्या है, तो एक पूर्णांक संख्या है, एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो आपकी यह संख्या हो जाएगी, क्योंकि एक अपन परमेय संख्या में से एक अपरमेय संख्या घटाएंगे तो हमेशा एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी, यानी ए इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 82 इजी सा क्वेश्चन है। 82 में आपको पूछा है कि 36 किसके पूछे, 36 के प्राइम फैक्टर कौन से होंगे, अभाज्य गुणन कौन से होंगे। तो 2 की पावर 2 इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंटू 3 की पावर 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 83 में आपको जो आंसर पूछा है वो है प्रथम n विषम धन पूर्णांक संख्याओं का माध्य n स्क्वायर अपॉन 81 दे रखा है। तो n किस के बराबर है, तो 81 के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा 81 के बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है पॉलिनोमियल से संबंधित है, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य एल पावर बीटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसको अपन एल पावर बीटा यानी अपन यहाँ पर मूलों का योग और मूलों का गुणा यहाँ पर प्लस निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर इसको इसमें वैल्यू रखेंगे। तो इसका आंसर 84 का जो आंसर आएगा आपका सी वाला ऑप्शन, कौन सा आएगा, सी वाला ऑप्शन 15/4 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 84 के बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 पर आपको यहाँ पर एक दे रखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में भाग एपीबी चीज की लंबाई 22 सेंटीमीटर से बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब इसका क्षेत्रफल आपको यहाँ पर बताना है, इसका नहीं बताना क्योंकि ये कंप्लीटली तो त्रिज्या खंड हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको क्षेत्रफल इतना ही बताना है, वापस एक बार मिटा देता हूँ। आपको क्षेत्रफल बताना है इसका, ठीक है, किसका बताना है, इसका सेगमेंट का, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल अपन निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 86 पर आपको एक एपी दे रखी है, यानी समांतर श्रेणी दे रखी है, -3 -1/2 2 का 11वां पद कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। कौन सा होगा, 11वां पद पूछा है तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 87 में आपको पूछा है, क्वेश्चन नंबर 87 है बिंदु -3 और -4 1 और -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को वाई एक्स जिस अनुपात में काटता है वह है, किस अनुपात में काटता है वो बताना है। तो वाई एक्स पर आप जानते हैं कि वाई एक्स पर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई का वाई होगा। तो यहाँ पर इस 0 वाले के बराबर अपन सेक्शन फॉर्मूले से अपन करेंगे, तो 0 के बराबर करते हैं अपने पास जो रेशियो है, किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है वो आ जाएगा। तो 87 का जो आंसर आपका आएगा वो आ गया ऑप्शन नंबर सी 3:1। कितना आ जाएगा, 3:1। फिर 87 के बाद में अपन चलते हैं 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 आपका दे रखा है कि बिंदु a -3 1 और b a b दे रखा है, c में आपको 3 3 दे रखे हैं, d में आपको 4 3 दे रखे हैं, एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के शीर्ष है, ए बी सी डी के 4 शीर्ष है। तो ए बी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, निर्देशांक कितने होंगे। तो 88 का जो आपका आंसर होगा वो दोस्तों आपका होने वाला बी -4 -1। फिर 89 जो क्वेश्चन है वो 89 आपका दे रखा है, दो समांतर रेखाएं एक वृत्त को क्रम से बिंदु ए और बी पर स्पर्श करती है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर हो तो ए बी बराबर है, ए बी का मतलब समांतर है, तो समांतर ऐसे आएगी, तो इसका मतलब आपको डायमीटर यानी आपको व्यास निकालना है। इसका क्या निकालना है, व्यास। तो व्यास कितना आएगा, यहाँ पर व्यास आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का जो ऑप्शन नंबर आपका 89 में सी, कौन सा हो जाएगा, 89 में आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। कितना हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपको व्यास कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 90 में आपको दे रखा है पी ए पी बी केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर एक भाई बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि उनके बीच का कोण 80 है, तो कोण पी ओ के बराबर होगा। थोड़ा जूम कम कर देते ताकि इंग्लिश मीडियम वाले तो भूल गए, अपन हिंदी मीडियम में चले, लेकिन ऑप्शन से वो पहचान जाएंगे कौन सा क्वेश्चन है। तो वैसे भी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं क्योंकि उनके पास पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर आपको एंगल पी ओ ए कितना आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर आएगा आपका ए वाला 50 डिग्री का आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 91 आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 91 का जो आंसर होगा आपको दे रखा है ए बी सी 90 डिग्री दे रखा है, ए डी और इसी परपेंडिकुलर दे रखी है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, तो होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिभुज ई डी सी, यानी बी वाला एंगल डी के इक्वल आएगा।
और ए वाला ई के आएगा और ये कॉमन रह जाएगा, तो ई डी सी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 92 में अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 में आपको दे रखा है कुछ एंगल दे रखे हैं, बी बराबर ई दे रखे हैं, एफ बराबर सी दे रखा है, ए बी बराबर 3 दे रखे हैं। तो ये दो त्रिभुज है, समरूप है परंतु सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम में एंगल बराबर होते हैं, साइड सारी बराबर होती है, यानी सर्वांग सम में एक दूसरे को आकृति ढक लेती है। समरूप का मतलब उसके रूप में समानता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर अपन 93 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 में आपका जो आंसर होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 93 में एक पेड़ 300 मीटर की दूरी पर धरातल पर स्थित बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पेड़ के बढ़ने पर पेड़ के शिखर का उसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो पेड़ की बढ़त यानी बढ़ी हुई मात्रा कितना इंक्रीज हुआ है वो आपको बतानी है। तो आपको हल करोगे, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी 200√3 इसका आंसर आएगा, 200√3। फिर क्वेश्चन नंबर पर 94 पर त्रिकोणमिति से संबंधित बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आपका आने वाला क्वेश्चन नंबर 94 में ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन। कौन सा आएगा? सी। इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर अपने पास आएगा कोट स्क्वायर ए। और कोट स्क्वायर को अपन लिखते हैं क्योंकि 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर। कौन सा होता है? कोसेक स्क्वायर है। तो इस 1 को इस साइड भेजेंगे तो इधर -1 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 95 में आपको त्रिकोणमिति से संबंधित दे रखे, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखे तो आप थीटा की जगह कोई एक एंगल रखे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन कितना आएगा? सी वाला ऑप्शन। 2 आंसर इसका आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 96 में आपको दे रखा है 12 मीटर 6 मीटर 5 मीटर माप के एक घनाभाकार अन्न भंडार है। गेहूं की एक बोरी, कुछ बोरियां उसमें रखनी, यदि एक बोरी 0.48 घन मीटर स्थान घेरती है तो कितनी बोरियां आएगी? तो इसमें यानी इसके आयतन में आपको एक बोरी के आयतन का भाग देना है। तो बोरियों की संख्या आपकी आएगी क्वेश्चन नंबर 96 में ऑप्शन नंबर है 750। कितनी बोरियां आ जाएगी? 750 आ जाएगी। तो और इस स्क्रीन पर तो कितने आ जाएगी? 750। यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर कितना आएगा? 750 बोरियां आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 97 आपको थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल संख्या तो उसे उसकी परिधि के दुगुने के बराबर, तो वृत्त का व्यास कितना आएगा? और वृत्त का व्यास आ जाएगा, यानी वृत्त के क्षेत्रफल आपको परिधि के दुगुने के बराबर करना है। तो आपका 2r आ जाएगा, 8 इकाई यानी 8 यूनिट। तो फिर क्वेश्चन नंबर 98 पर अपन चलते हैं कि आपको दे रखा है केंद्रीय परिवर्ती की माप बहुलक माध्य और माध्यिका में क्या संबंध होता है वो पूछा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिक -2 माध्य। फिर क्वेश्चन नंबर 99 का निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 1 पॉइंट, क्योंकि प्रायिकता की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच। 0 से 1 होती है। कितनी होती है? 0 से 1। तो ये 1 से बड़ी है तो ये प्रायिकता की वैल्यू नहीं होगी। 1.5 ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 भी प्रायिकता 400 अंडों के समूह में से एक अंडा निकालने पर उसके खराब अंडा होने की प्रायिकता 0.035 है। तो इस समूह में खराब अंडों की संख्या कितनी है? ये भी प्रायिकता की संख्या, यानी खराब अंडों की आपको प्रायिकता दे रखी है, उसकी संख्या आपको पूछी है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर 100 है उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला। कितने अंडे खराब थे? 14। तो दोस्तों ये आपके कंप्लीट हुआ आज का शतक, यानी 100 क्वेश्चनों के आंसर कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो वीडियो को ज़रूर दोस्तों शेयर करना, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करोगे तो हमारा दोस्तों मनोबल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मनोबल बढ़ेगा। इसी प्रकार आपको आंसर की देते रहेंगे, आपको इसलिए सुझाव हमेशा के लिए उपस्थित रहेंगे दोस्तों। तो ये आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कितने नंबर बन रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। और ये आपका था, और SBS क्लासेज आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। आप कमेंट करते हो तो उस कमेंट को SBS क्लासेज बहुत ही पसंद करती है, आपके कमेंट को। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।